हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइडू के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे IRNSS नाविक के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में। उसके बाद देखेंगे ई-विन क्या है। फिर पढ़ेंगे हम थेंजावाल गोल्फ रेजर्ट के बारे में। ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल की लोकेशन देखेंगे, मेनली कौन से इंडियन स्टेट से नेपाल की बाउंड्री टच करती है और कौन सी वो जगह है, कौन सी वो लोकेशन है जिसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में अभी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दीजिए। तो सबसे पहले बाइडू के बारे में। बाइडू क्या है ये देखिए। बाइडू इज चाइनाज वर्जन ऑफ जीपीएस। जीपीएस के बारे में तो हर कोई जानता है, आई थिंक सबके फोन में है जीपीएस। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और एक इसका है, ये है यूएसए का। यूएसए यूएसए ने पहले अपनी आर्मी के लिए बनाया था इसे, बट बाद में उसने आम जनता के लिए भी खोल दिया। आम लोग भी इसे यूज कर पाते हैं। बट अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने भी जीपीएस बना दिया है और उसका नाम क्या रखा है? बाइडू। बाइडू। तो पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या चाइना ने अभी बनाया है इसे या काफी सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में देखते हैं बाइडू के बारे में। तो क्या लिखा है सबसे पहले? चाइनाज बाइडू नेविगेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन अर्ली 1990s। देखिए कितना पुराना है। अभी तक क्या था? अभी तक ही चाइना के पास ही था, मतलब चाइना अपने रीजनल लेवल पर यूज कर रही थी। बट अभी एक दो दिन पहले न्यूज आई थी कि चाइना ने पूरे ग्लोब के लिए इसे खोल दिया है और पूरे ग्लोब का ये आपको नेविगेशन करके दे सकता है। तो देखिए हिस्ट्री देख लेते हैं सबसे पहले फिर से। 1990s में स्टार्ट किया था। 2000 में चाइना में ऑपरेशन हो गया था। चाइना में 2000 में चालू हो गया था रीजनल लेवल पर। चाइना में लोग बाइडू यूज करने लगे 2000 में। और फिर 2012 में क्या किया, थोड़ी और सैटेलाइट भेजी चाइना ने। उसके बाद थोड़ा और रीजन कवर कर दिया उन सैटेलाइट्स ने। एशिया पैसिफिक रीजन कवर कर दिया। अब क्या किया है, अब थोड़ी सी सैटेलाइट्स की संख्या और बढ़ा दी है और अब पूरे ग्लोब को कवर कर रही है ये चाइना का बाइडू नेविगेशन प्रोजेक्ट। तो हमें कैसे पता चलता है? जो हम मैप्स देखते हैं, जो हमारे पास लोकेशन आ जाती है, वो हमें कैसे पता चलता है? वो क्या किया है, हमने पहले सैटेलाइट भेजी है। अर्थ के बाद सैटेलाइट भेजी है, वो हमें वहां से सैटेलाइट के जरिए लोकेशन बता रही है। वो सैटेलाइट हमें लोकेशन बता रही है। तो पहले चाइना ने क्या किया, पहले सिर्फ 4 सैटेलाइट भेजी। उससे क्या हुआ, चाइना का रीजनल एरिया कवर हो गया। मींस चाइना के बारे में वो पूरा बता पाता था। फिर 2012 में फिर से उन्होंने थोड़ी और सैटेलाइट भेजी और फिर वो एशिया पैसिफिक रीजन कवर करने लगे। फिर अब क्या किया उन्होंने, अब सैटेलाइट्स की संख्या और इंक्रीज कर दी है। टोटल सैटेलाइट्स 35 है जो इसमें यूज हो रही है बाइडू प्रोजेक्ट में। अब क्या पूरे ग्लोबल में यूज हो रही है, पूरे ग्लोब में यूज कर सकते हैं अब बाइडू को हम। तो देख लीजिए 3 पार्ट में बटा हुआ था ये प्रोजेक्ट पूरा। BDS-1 which provided service to China, BDS-2 एशिया पैसिफिक रीजन आ गया। अब क्या है BDS-3 और प्रोवाइड सर्विस टू वर्ल्ड वाइड। अब पूरे वर्ल्ड में बाइडू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये याद रखना है आपने। 3 पार्ट थे इसके। अब देख लेते हैं फीचर्स। क्या फीचर्स है जो बाइडू है, कैसे ये थोड़ा डिफरेंट है जीपीएस से। तो सबसे पहले तो प्रोवाइड नेविगेशन सिग्नल ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी एंड इज एबल टू improve service accuracy by using combined multi frequency signals। मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यूज कर रहा है बाइडू मेनली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे। इट इज सेड टू बी मच मोर एक्यूरेट देन
यूएसए's जीपीएस, ये देखिए। तो जो हमें अभी जीपीएस लोकेशन बता रहा है उससे भी ज्यादा मच मोर एक्यूरेट है जो बायडू आया है। अब और क्या इसके फीचर्स है जो और प्रोवाइड कर रहा है, वो है ये देखिए, एज वेल एज शॉर्ट मैसेजिंग कम्युनिकेशन। तो आप मैसेज भी भेज सकते हो। जीपीएस पर आप ऐसे मैसेज नहीं भेज सकते किसी को टाइप करके, बट बायडू पर क्या आप मैसेज भी भेज सकते हो, आप फोटोज भी शेयर कर सकते हो बायडू में। तो ये सारे बायडू के इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये देखिए, मैसेजिंग हो गया, एक्यूरेट पोजीशनिंग जो कि जीपीएस भी करता है बट बायडू थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट करता है, नेविगेशन, टाइमिंग, शॉर्ट मैसेजिंग, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन एंड ग्राउंड ऑगमेंटेशन एंड प्रिसाइज पॉइंट पोजीशनिंग। तो ये सब फीचर्स है बायडू के। ये याद रखना है मैसेजिंग वाला जो कि नया है और मोर एक्यूरेट देन यूएसएस जीपीएस। अब देखिए, अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे चाइना के बायडू के मार्केट में आने से, क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट पर और कैसे चाइना की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगी वर्ल्ड में। सबसे पहले तो चैलेंज टू सेंट्रलिटी ऑफ यूएसए। आपको पता है, मैंने बताया जीपीएस किसका है, यूएसए का। तो अब इससे होता क्या है, यूएसए की एक तरफ से मोनोपोली है, मोनोपोली क्रिएट की हुई थी अभी तक यूएसए ने, सिर्फ उसी के पास सकता वो जीपीएस बंद भी कर सकता था। जैसे कि कारगिल का एग्जांपल ले लीजिए, जब कारगिल में हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो यूएसए ने हमें सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसलिए हमारे फाइटर जेट, हमारे जो जहाज है वो नहीं जा पाए थे, क्योंकि उनके पास लोकेशन ही नहीं थी कि कहां पर पाकिस्तानियों का ठिकाना है। उनके पास लोकेशन नहीं थी, तो वो ऐसे ही कहीं पर भी बम नहीं गिरा सकते थे। तो अगर यूएसए ने उस समय हमें जीपीएस का इस्तेमाल करने दिया होता तो शायद हमने और भी आसानी से कारगिल का युद्ध जीत लिया होता, बट यूएसए ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया था। तो यूएसए एक तरफ से मोनोपोली बना रखी थी अभी तक, बट अब क्या हुआ, अब चाइना भी मार्केट में है, अब बायडू भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, चाइना और यूएसए का थोड़ा तनाव चलता रहता है, तो इसलिए यूएसए से टक्कर लेने के लिए और मजबूत होने के लिए चाइना ने बायडू बनाया है। तो ये देख लीजिए। अब कैसे इफेक्ट करेगा, सबसे पहले तो ये, अब जैसे कि चाइना और यूएसए में युद्ध हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए चाइना को अपना जीपीएस यूज करने नहीं देगा, बट अब क्या है, अब चाइना के पास बायडू है, तो इट विल चैलेंज टू द सेंट्रलिटी ऑफ द यूएस। और एक बात याद रखनी है कि चाइना ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने जीपीएस के बाद कोई ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, पहले भी लॉन्च हो चुकी है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो जीपीएस अमेरिका की, उसके बाद रशिया का भी है। रशिया कौन सा है, ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास, ये रशिया का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है। और एक और है, वो है यूरोपियन यूनियन की, उसका नाम है गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो। तो अब चाइना भी आ गया, अब 4 हो गए वर्ल्ड मार्केट में जिनके पास नेविगेशन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स है। कौन कौन सी, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और चाइना का बायडू। आपको पता होगा कुछ महीने पहले इंडिया ने भी लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट, बट वो क्या है, वो सिर्फ रीजनल लेवल पर है, वो ग्लोबल लेवल पर नहीं है। उसका नाम है नाविक, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, नाम है नाविक। उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट अभी हम बायडू के बारे में पढ़ते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। दूसरा इम्प्लीकेशन है मिलिट्री इम्प्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चाइना और यूएसए के बीच में तनाव है, तो इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम विल बूस्ट चाइनाज मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगला
इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, बायडू क्या है, इट गिव्स बेटर एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस एज क्लेम्ड बाय चाइना। तो बहुत सी कंपनियां बायडू में अब इन्वेस्ट करेगी, बायडू में साइन अप करेगी, क्योंकि उन्हें और ज्यादा एक्यूरेट चीजें चाहिए। एज ग्लोबल मार्केट इज बीइंग इंक्रीजली डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी। जैसे कि अभी कोरोना में भी आपको पता चल ही गया होगा कि आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। तो बायडू विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर। और नेक्स्ट इंप्लीकेशन, चाइनाज होल्ड ऑन अदर नेशन। आपको पता है चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जिन जिन देशों से वो गुजर रहा है उनमें तो डेफिनेटली चाइना बायडू के यूज पर जोर दे रहा है। और एक और न्यूज इससे रिलेटेड बताऊं कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी बायडू को यूज करनी चालू कर दी है, क्योंकि आपको पता था, बताया मैंने अभी कि कारगिल में यूएसए ने हमारा साथ नहीं दिया था। बट अब पाकिस्तान को भी पता है कि यूएसए और इंडिया के रिलेशन थोड़े अच्छे हो चुके हैं। अब वो हमारा साथ देने से मना नहीं कर सकता, चांसेस ज्यादा है इसके। इसलिए चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी जीपीएस के ऊपर से घटा रहा है, वो बायडू की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए एज ओवर इंडिया। एज कैसे है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है और चाइना के पास ग्लोबल है। तो चाइना का थोड़ा बड़ा सिस्टम है, हमारा थोड़ा छोटा है, इसलिए एज ओवर इंडिया भी हो रहा है। और देखिए इंपॉर्टेंस इन कोविड टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि कोरोना में क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, वो है सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड स्पेस बेस्ड सर्विसेज। तो बायडू ऑब्वियसली ज्यादा यूज में आएगा धीरे धीरे। और आखिरी इम्प्लीकेशन हम देखते हैं, वो है कि चाइना अथॉरिटी इन स्पेस। चाइना's अथॉरिटी इन स्पेस। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ये भी याद करना है आपको कि चाइना ने भी मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है Tianwen-1। Tianwen-1 अभी अरब कंट्री यूएई ने भी लॉन्च किया था, उसका पहला था अरब का, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था होप। उससे कुछ दिनों बाद ही चाइना ने भी लॉन्च किया है। अरब कंट्रीज वाले का नाम था होप, चाइना का नाम क्या है, Tianwen-1 रोवर मिशन टू मार्स। और ये मार्स की धरती पर लैंड करने वाला है ये रोवर। और अगर ऐसा हो गया तो यूएसए के बाद ये पहली कंट्री होगी जिसका रोवर मार्स की धरती पर लैंड करेगा। ये याद रखना है चाइना के बारे में। तो कौन सा मार्स मिशन लॉन्च किया इसने, हुआ है Tianwen-1। और आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। और स्पेस स्टेशन किसका है, मतलब कौन से 5 देश उसे चलाते हैं। सबसे पहले तो कौन सी 5 स्पेस एजेंसी चलाती है उसे, 5 देश नहीं। सबसे पहले नासा। नासा किसका है, सबको पता है, यूएसए। उसके बाद रशिया का रोस कॉस्मोस, के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चौथी है द कनेडियन स्पेस एजेंसी, और 5वीं है द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये 5 एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चलाते हैं, इनके अंडर आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद रखना है आपने। अब चाइना के इसमें कोई रोल नहीं है, देखिए। तो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपना अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है। ये देखिए एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन, चाइना अपना ही अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो चाइना's अथॉरिटी ओवर स्पेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। चाइना's अथॉरिटी ओवर स्पेस, ये देख सकते हैं आप। तो चाइना कितना आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी में, इससे हमें पता लगना चाहिए। चाइना के पास अपना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसको बनाने के बाद इंडिया भी कर रहा है 2030 तक, बट चाइना हमारे से बहुत आगे है इस रेस में। तो देख लीजिए चाइना कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री बन रहा है धीरे धीरे।
वर्ल्ड पावर एक तरफ से शिफ्ट हो रही है। अमेरिका के पास थी, अमेरिका के पास मोनोपोली थी, बट धीरे धीरे वो मोनोपोली चाइना की तरफ जा रही है। तो चाइना इमर्ज हो रहा है वर्ल्ड में धीरे धीरे। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यह है अपना इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। नाम क्या है? नाविक। और नाविक की फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन। ये देखिए, ये याद रखना है आपको। और लॉन्च किसने किया है इसे? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कवर क्या करेगा? इंडिया को कवर करेगा ही, और साथ में नियर बाय रीजन्स एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर जो नियर बाय रीजन है इंडिया के, उनको भी कवर करेगा। और कितनी सैटेलाइट्स हमने छोड़ी है? वो है 7 सैटेलाइट इस प्रोजेक्ट के लिए, नाविक के लिए। और उनमें से 3 आर लोकेटेड इन जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट एंड 4 इन इंक्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसके बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ये क्या होता है जियो स्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये था सारा नाविक के बारे में, ये पढ़ लीजिए। अभी रेडमी के जो नए फोन आ रहे हैं उनमें ये इंस्टॉल है नाविक। तो किसने लॉन्च किया है ये याद रखना है, बस इसरो ने लॉन्च किया है। और कितनी सैटेलाइट छोड़ी है? 7 छोड़ी है, और इंडिया को भी कवर कर रहा है। और जो नियर बाय रीजन है अप टू 1500 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इट विल कवर ओनली इंडिया, ओनली नहीं आएगा, एक्सटेंडेड अप टू 1500 किलोमीटर भी है इसमें, ये याद रखना है नाविक के बारे में। अब पढ़ते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स के बारे में। सबसे पहले तो ऑर्बिट क्या होती है? An orbit is a regular repeating path that an object in space takes around another object। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है, रेगुलर एंड रिपीटिंग पाथ। तो ये जो पाथ है ये ऑर्बिट कहलाएगा। तो से बीच में हमारा अर्थ है और इसके आसपास ये ऑर्बिट है यहाँ। और जो ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में मूव करेंगे अराउंड अ प्लेनेट in an orbit that will call satellite। ये अर्थ है, और जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा इन ऑर्बिट्स में, उन्हें हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट। जैसे मून, फॉर एग्जांपल मून भी एक सैटेलाइट कहलाएगा, क्योंकि मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है। अब देख लेते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। नाम से ही पता चल रहा है हाइट से रिलेटेड है। लो अर्थ ऑर्बिट जो बहुत नजदीक होगी अर्थ के, लो अर्थ ऑर्बिट कितनी हाइट होगी? अर्थ से नियर बाय 180 टू 2000 किलोमीटर। उसके बाद मिड अर्थ ऑर्बिट, यहाँ बीच में मिड अर्थ ऑर्बिट 2000 से 35000 किलोमीटर तक। उसके बाद आखिर में हाई अर्थ ऑर्बिट, वो है 35000 से ऊपर। अब यूज किसमें आती है ये ऑर्बिट? जो लो अर्थ ऑर्बिट है, साइंटिफिक सैटेलाइट्स लाइक नासा's अर्थ ऑब्जर्विंग फ्लीट। साइंटिफिक सैटेलाइट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताया था, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट मोस्ट नेविगेशन सैटेलाइट, जो नेविगेशन सैटेलाइट होती है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखी जाती है। जो जीपीएस की ज्यादातर सैटेलाइट्स थी वो यहीं पर है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट मोस्टली वेदर एंड कम्युनिकेशन, तो जो वेदर हमें बताती है वो सैटेलाइट्स हाई अर्थ ऑर्बिट में होती है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हाई अर्थ ऑर्बिट में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइडू विल अलो यूजर्स टू सेंड मैसेजेस, तो कम्युनिकेशन आ गया, तो बाइडू की कुछ सैटेलाइट हाई अर्थ ऑर्बिट में है, ये याद रखना आपको। अब देखिए जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है। तो पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए इमेज में, देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी होगी सबसे पहले तो सेम प्लेन एज दैट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? ये लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, इक्वल 2 पॉइंट।
बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वे में जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दे वो कहलाती है इक्वेटर। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगी, इक्वेटर के प्लेन में जो ऑर्बिट होगी उसे हम कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी होगी, हिलेगी नहीं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ये क्या होगी, इंक्लाइन होगी, प्लेन वही होगा बट इंक्लाइंड होगी। विच हैज अ पीरियड इक्वल टू अर्थ रोटेशन पीरियड, ये भी याद रखना है। विच हैज अ पीरियड इक्वल टू अर्थ रोटेशन पीरियड, मतलब ये भी घूमती रहेगी। इसका पीरियड क्या होगा, अर्थ के रोटेशन से होगा। 24 घंटे में जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर एक बार घूम लेता है तो जो इसमें सैटेलाइट होगी वो भी 24 घंटे में घूम जाएगी अर्थ के अराउंड, ये याद रखना है। तो जियो स्टेशनरी बिल्कुल स्टेशनरी है और इक्वेटर के प्लेन में है, बट जियो सिंक्रोनस इंक्लाइंड है। अभी इंडिया के नेविक के बारे में बताया था, वो क्या था, ये देखिए कितनी है, 3 satellites are located in geostationary earth orbit and 4 are located in inclined। inclined आ गया सबसे पहले, तो देख लीजिए जियोसिंक्रोनस क्या होगा, inclined होगी। 4 ऑर्बिट यहाँ पर है। आई होप आपको ऑर्बिट्स के बारे में पता चल गया होगा, सैटेलाइट किसे कहते हैं हम उसके बारे में पता चल गया होगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में पता चल गया होगा, बायडू के बारे में पता चला होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कौन सी 5 एजेंसी है वो पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, ये है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ईविन। तो क्यों अभी ये न्यूज में है, क्या किया है इसने, ये देखते हैं। तो ईविन हैज इंश्योर्ड एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विस ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कैसे इंश्योर किया है इसने एसेंशियल इम्यूनाइजेशन, वो देखते हैं। तो पहले क्या है ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन मशीन क्या है, वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है। तो इट इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन aimed at strengthening immunization supply chain system across country। अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ कि क्या है, आगे देखते हैं। तो ईविन करता क्या है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से आपको समझ आएगा। ईविन कंबाइन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इनेबल, यहाँ से मेन बात शुरू हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक एंड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन केप्ट इन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो जो हमने वैक्सीन प्रोड्यूस करके रख रखी है अलग अलग स्टेट्स में, अपने अलग अलग गोडाउन में रखी हुई है, उनका पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से। ये हमें बताता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, इन्वेंट्री हमें कैसे क्रिएट करनी है, हमें कितना और स्टॉक चाहिए और कब चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ये सब देखता है। अब इंप्लीमेंट कौन सी मिशन के अंडर किया है, वो है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ है तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर, डॉक्टर हर्षवर्धन। कहां से है वो, MP, दिल्ली से वो MP है, लोकसभा की बीजेपी पार्टी के मेंबर। ये याद रखना है आपने। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है स्टेट और सेंटर के बीच में, जो हमें बताता है कि हमारे पास कितना वैक्सीन का स्टॉक है और वैक्सीन क्या स्टोर अच्छे से की जा रही है, उनका टेम्परेचर क्या है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए एम क्या है इसका, एम टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तभी तो हमें पता चलेगा कि अभी उसका टेम्परेचर कितना है, कौन से टेम्परेचर में स्टोर की गई है वैक्सीन। गिव्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टॉक एंड फ्लोज। अब क्या है, पूरे देश में लागू हो चुका है, तो इसका आंसर है नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लागू हुआ है। कौन कौन से में नहीं हुआ अभी तक, वो है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम। ये 3 तो हो गई हमारी यूटी और ये हमारा स्टेट, इनमें अभी नहीं है। अब अभी क्यों न्यूज में आया है, तो क्या हुआ, जब से हमारा लॉकडाउन लगा है मार्च में, उसके बाद अप्रैल से
Since April, 8 states Tripura, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Haryana, Punjab, and Maharashtra are using eWin application with 100% adherence rate to track state specific COVID-19 material supply. तो जो COVID-19 की मटेरियल सप्लाई हो रही है स्टेट्स में, उनको ट्रैक कर रहे हैं इस सिस्टम की वजह से ये 8 स्टेट, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड रेज अलर्ट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज। तो ये सारा इसका काम है ईविन का। मेनली हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, ये याद रखना है आपने। और इम्प्लीमेंट किसने किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। अब देखते हैं आगे, टेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट। तो आज क्या हुआ? आज इसका इनॉग्रेशन हुआ। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म। कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ये याद रखना है, हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मध्य प्रदेश से हमारे एमपी है। प्रहलाद सिंह जी कहां से? मध्य प्रदेश से है, दमोह कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से एमपी है। तो थेंजावाल गोल्फ रिजॉर्ट इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, कहां पर है? मिजोरम में है। तो कौन सी स्कीम के अंदर? वो है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर हमने थेंजावाल गोल्फ रिजॉर्ट को इनॉग्रेट किया है। इको टूरिज्म से रिलेटेड है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना हमारे लिए। और इनॉग्रेट हमारे यूनियन मिनिस्टर ने किया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना हमारे लिए। स्कीम याद रखनी है स्वदेश दर्शन स्कीम, और लोकेशन जरूर याद रखनी है मिजोरम। मिजोरम है थेंजावाल गोल्फ रिजॉर्ट। अब देख लेते हैं नेपाल के बारे में, देख लेते हैं। ये रहा नेपाल। क्यों इंपॉर्टेंट है नेपाल के बारे में पढ़ना? क्योंकि अभी कुछ हमारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं नेपाल से रिलेटेड। सबसे पहले तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ये रही लोकेशन, यहाँ है काठमांडू। अब नेपाल की लोकेशन देख लेते हैं पहले, किन किन स्टेट से हमारे इंडिया के इसकी बाउंड्री टच होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सिक्किम से टच होती है इसकी बाउंड्री। यहाँ तक सिक्किम है, यहाँ तक सिक्किम है। उसके नीचे ये वेस्ट बंगाल है, उसके नीचे वेस्ट बंगाल है। ये देखिए, यहाँ से वेस्ट बंगाल है, इधर ये सारा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल 2 होगी। उसके बाद है बिहार, उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड। तो कितनी स्टेट्स होगी? 1 2 3 4 और 5 इंडियन स्टेट से नेपाल की बाउंड्री टच होती है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद रखना है कौन कौन सी 5 है। और ऊपर किससे टच होती है? ये तिब्बत रीजन है जो चाइना के अंडर है अभी। ऊपर तिब्बत से इनकी बाउंड्री टच होती है। नेपाल से कई इंपोर्टेंट रिवर निकलती है जो बिहार में मेनली फ्लड लेकर आती है। कोसी भी नेपाल से आती है, बट वो ओरिजिनेट यहाँ तिब्बत में होती है, बट फ्लो करती हुई बिहार से आती है। फ्लो नेपाल से करती है, फिर बिहार में आती है। कोसी को सोरो बिहार भी कहा जाता है। अब ये जो आपको हल्की सी एज दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए, हल्का सा जो अंदर को है नेपाल की तरफ को, इस रीजन के पीछे नेपाल और इंडिया में थोड़े इश्यू क्रिएट हो गए हैं। नेपाल वालों ने अभी अपना एक मैप लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने इस रीजन को अपना बताया है। काला पानी रीजन है, यहाँ पर काला पानी एक जगह है, और लीपू लेक पास है। उन्हें नेपाल वालों ने अपना बताया है, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये पार्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट जगह में आता है। ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। उसमें आता है काला पानी और लीपू लेक पास। लीपू लेक पास के बारे में आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा। किसे कनेक्ट करता है? इंडिया को और तिब्बत रीजन को कनेक्ट करता है ये पास। इंडिया के पिथौरागढ़ और तिब्बत रीजन, ये याद रखना है आपने। आगे मोर स्पेसिफिक वे में देखते हैं। ये देखिए, ये थी वो हल्की सी एज जो अंदर को नेपाल की तरफ है। यहाँ पर है लीपू लेक पास, और काला पानी यहाँ कहीं है। ये दूसरे मैप में देखिए, इस साइड काला पानी यहाँ है, और ये है लीपू लेक पास। तो अभी नेपाल ने ये जो हमने ये एज नेपाल के अंदर को घुसा रखी है। अभी नेपाल ने अपने मैप में ये ऐसे कर दी, ये ऐसे घुमा दिए इस साइड। तो इसी को
को लेकर इंडिया और नेपाल में अभी थोड़ी सी खींचतान हो रही है। तो नेपाल क्या क्लेम कर रहा है, ये सारा एरिया नेपाल बोल रहा है कि ये नेपाल का एरिया है। जो काली रिवर के उस साइड एरिया आ रहा है वो नेपाल का एरिया है, नेपाल ऐसा कह रहा है उसके नए मैप में। बट काली रिवर का ओरिजिन भी अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। इंडिया कह रहा है कि उसका ओरिजिन कहीं और से होता है, बट नेपाल कहता है कि उसका ओरिजिन कहीं और से होता है। इसलिए भी ये इशू क्रिएट हुआ है कि नेपाल बोल रहा है कि जो काली रिवर के ऊपर वाला एरिया है वो सारा नेपाल का है, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडिया ये जो रीजन है ये इंडिया का रीजन है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा आज की वीडियो में। तो और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।